खट 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 पैरों की आवाज़ सुनकर चौकीदार उठ खड़ा होता है। सामने क्या देखता है कि रानी माँ खड़ी हैं। रानी माँ तेज आवाज़ में गुर्राई, मैं नहीं थी तो क्या पौधों ने फूल देने से मना कर दिया था क्या? चौकीदार बोला, थोड़ा मजाकिया शब्द में बोला कि नहीं रानी माँ, मैं तो पानी देता था, लेकिन अब आप आ गई हैं तो पौधे फूल भी देंगे और हरे भरे भी रहेंगे। रानी माँ ने बोला, मुकेश घूमने जाता था, बाहर निकला क्या? कैसा है मुकेश? चौकीदार ने कहा, माँ जी जब से आप बाहर गई हैं तो मुकेश साहब अपने मतलब अपने कमरे से बाहर ही निकले। उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। रानी माँ अपने बेटे के कमरे में गई और वहाँ खड़े होकर बोलने लगी कि बेटा ये क्या है, क्यों ऐसी हालत बना के रखे हो? 6 दिन हो गया मैं बाहर गई थी, लगता है तुम बाहर एक दिन भी बाहर नहीं निकले। तभी मुकेश झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं माँ, मैं तो बाहर गया था और देखो साथ में डॉगी को भी लेके गया था। ये ना मुझसे बहुत तेज़ दौड़ता है, मैं इसके पीछे ही रह जाता हूँ। रानी माँ कहने लगी कि बेटा मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब बातें पता है। चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और टाइम से दवाइयाँ लो। मैं ऑफिस में जाके देखती हूँ, वहाँ भी फाइलों का ढेर लग गया होगा, वहाँ भी मुझे फाइलों का ढेर उठाना ही पड़ता है। इतना कहकर रानी माँ ऑफिस चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही वो सामने गई तो कर्मचारी लोग सब उठ उठ के खड़े हुए रानी माँ के सम्मान में। रानी माँ वहाँ भी गुर्रा कर बोलते हुए कहती, कोई ज़रूरत नहीं है खड़े रहने की, बैठ जाओ और सब लोग अपने अपने काम में लगो। सब लोग तुरंत रानी माँ को देखते ही फटाफट अपने अपने काम में लग जाते हैं। रानी माँ ऑफिस में होती है, तभी एक कर्मचारी चुपके से रानी मुकेश के कमरे में जाता है और कहता है कि मुकेश साहब, आज मैं बाहर गया था तो वहाँ किसी काम से दूसरे गांव गया था तो वहाँ पे मुझे जानकी मिली थी, बहुत रो रही थी, एक बार आपसे मिलना चाहती है। मुकेश ये बात सुनते ही कहने लगे कि भैया कैसी है मेरी जानकी, कैसी है मेरी पत्नी, और मेरा बेटा राजी कैसा है, मुझे याद तो करता है? तो वो कर्मचारी कहने लगा कि नहीं भैया, राजी भाई साहब तो आपसे बहुत नाराज़ हैं, जो बिल्कुल आपको आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते। और जानकी जानकी भाभी तो आपके लिए इतना आप तड़प रही थी, वो आपका नाम सुनते ही, आपकी बीमारी सुनते ही चक्कर खाने वाली थी। अगर राजी साहब नहीं होते तो उनको कौन पकड़ता, वो तो गिर ही जाती। तो मुकेश बोलते हैं सारी गलती मेरी ही है। जब माँ मुझसे ये सवाल की थी कि तुम अपने बीवी बच्चों को चाहते हो या मुझे, तो उस टाइम पर मुझे एक अच्छा मर्द बनना चाहिए और माँ को जवाब देना चाहिए था कि मैं अपने बीवी और बच्चों को चाहता हूँ। मैं उसी टाइम पर अगर माँ से बगावत किया होता तो आज मेरी पत्नी जानकी और मेरा बेटा राजी मेरे साथ होता। तभी वो कर्मचारी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मुकेश साहब, आप हिम्मत कीजिए और एक मर्द बनिए। आप जो इस तरह से दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने परिवार की ज़रूरत है। आप ठीक हो सकते हैं, बस आपको अपने परिवार का साथ और प्यार मिले तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मर्द बनिए और अभी भी हिम्मत कीजिए और जाके अपनी पत्नी और बेटे को अपने घर लेकर आइए। इस तरह से वो सिखा ही रहा होता है कर्मचारी मुकेश साहब को। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि मुकेश, आपको रानी माँ बुला रही हैं। एक दूसरा कर्मचारी जाता है और उनको बुला के लाता है। रानी माँ बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, तुम इस टाइम पर बड़े होशियार हो गए हो, अब क्या बात है, मेरे बेटे को मर्द जो बना रहे हो, मेरे बेटे को मेरे प्रति बगावत सिखा रहे हो। तो वो बोलता है नहीं रानी माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा रानी माँ। वो तो मुकेश साहब को मैं हाल पता दे रहा था, बता रहा था कि मुझे जानकी भाभी मिल गई और ऐसी कोई बात नहीं है रानी माँ। रानी माँ कहने लगी कि आज से तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ। तो बोलता है सच रानी माँ? तो तभी रानी माँ बोलती कि हाँ, आज के बाद तुमको काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 100 रुपये हर महीने दे दिया जाएगा पेंशन के रूप में, क्योंकि तुमने इतने दिनों से काम किया। और उस कर्मचारी को रानी माँ निकाल देती है। फिर रानी माँ अपने बेटे के कमरे में जाते हुए कहती है कि बेटा तुम इस तरह से ये अपने नौकरों से अपने दिल की बात, अपना दुख दर्द क्यों बांटते हो, क्यों अपने नौकरों को मुंह लगाते हो? यह तुम्हें अच्छी बात थोड़ी ना सिखाते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ जो तुम्हारा मतलब भला नहीं चाहती हूँ? तभी मुकेश कहते हैं कि माँ, मैं तो बस ऐसे ही जानकी मिली थी तो मैं जानकी का हाल लेने वाला था और मैं राजी के बारे में पूछ रहा था। माँ, क्या तुम अपने पोते से मिलना नहीं चाहती? क्या तुम मेरे बेटे को प्यार नहीं करती? रानी माँ कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है। जो सब कुछ मेरा है तो तुम्हारे बेटे का ही तो है, तुम्हारा ये मेरा है क्या इसमें? लेकिन तुम्हारा बेटा इतना अभागा है कि अपनी उस गरीब माँ को जब छोड़कर मेरे पास आए तब ना, उस माँ को छोड़ के आता ही नहीं है। और
वो इतना मेरे से चिढ़ता है, उसको नफ़रत है कि मैं गंदी दादी हूँ, लेकिन मैं उसे एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा मेरा इतना मतलब अमीर, मेरे करोड़पति पोता होके और एक ट्रक में ड्राइवरी करता है, रोड पे धूल उड़ाता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरे पास आता ही नहीं, मुझसे नफ़रत जो करता है। इस तरह से बोलते हुए रानी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रानी माँ चली जाती है दूसरी जगह। इधर राजी जो उसका बेटा रहता है तो ट्रक में काम करता रहता है, और वहाँ पर जैसे वो एक ही मतलब एरिया में ट्रक खड़ा करता है, तो वहाँ पे एक लड़की रहती है। वो लड़की उसके सामने आती है और ट्रक ट्रक खड़ा रहता है और आके मस्ती करती है थोड़ा उसको, मतलब उसके हाथ में वो रहता है पीने के लिए कोई ड्रिंक रहता है, तो वो उसके ऐसे गाड़ी में डालने वाली रहती है। तो वो कहता है, कह रे क्या कर रही है चंदा, क्या कर रही है? तो वो मेरे गाड़ी पे क्यों डाल रही है? तो बोले तेरी गाड़ी बहुत गर्म हो गई है, तो मैं तेरी गाड़ी को ठंडी कर रही हूँ, इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ। तो बोलता है कि ला मुझे पिला, और पानी पी लेता है। इसके बाद बोलता है कि बाहर है चंदा, तूने तो मेरा दिल ठंडक कर दिया। और कुछ ही टाइम के बाद चंदा अपनी दुकान पे चली जाती है। दूसरे दिन क्या देखता है कि चंदा का मामा आता है और चंदा को बोलता है कि ला मुझे पैसे दे, ला मुझे पैसे दे। चंदा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसके माता पिता कोई नहीं थे वहाँ पे, वो दुकान में काम किया करती थी, अपना ही अंडे वगैरह भी रखती थी और कोल्ड ड्रिंक छोटे मोटे किराने का सामान था। और वो चंदा का मामा बहुत ही पीने का आने वाले था। वो चंदा के पास से सारे पैसे समेट करके ले जाता था और चंदा की कमाई में दारू पीता था और मज़े करता था। तो उस दिन भी आया तो राजीव वहीं पे अपना ट्रक खड़ा किया था, और क्या देखता है कि चंदा को वो फिर उसका मामा आके परेशान कर रहा है। तभी राजी आता है और चंदा के मामा को बहुत मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है और सारे पैसे छुड़ा लेता है। चंदा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बोलती है कि रहने दे राजी, रहने दे, ले जाने दे, मेरी ज़िंदगी यही, मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो मैं क्या करूँ, मैं इतना मेहनत करके कमाती हूँ और ये मामा है तो आके मेरे पैसे मुझसे ज़बरदस्ती छुड़ा के ले जाता है। इतना कहकर रोने लगती है। तभी राजी बोलता है कि ये रोएगी, चुप कर, रो मत, चल मेरे साथ ट्रक में बैठ के चलेगी, और दोनों घूमने चले जाते हैं, गाना गाते हैं। इसके बाद वापिस से राजी लेके आता है चंदा को और उसकी दुकान में छोड़ देता है। राजी अपने घर जाता है, उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी देखती है कि राजी आता है तो उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से डांटती है, बोलती है कहाँ घूमता रहता है, तेरा तो कुछ पता ही नहीं, कहाँ भटकता रहता है पूरा दिन, घर में ये सामान है, ये सामान है, तू लाया? तो बोलता है कि माँ मैंने तुझे पिछले हफ्ते 60 रुपये दिया तो था। राजी बोलता है तो माँ बोलती हाँ हाँ तूने मुझे 60 रुपये दिया था, तो मैंने एक वहाँ से बंगला ले लिया, एक ये ले लिया, गाड़ी ले लिया। उसकी माँ ताने मारती है क्योंकि दूसरा कोई कमाने वाला रहता ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों माँ बेटे के बीच होती है। फिर बोलता है माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, माँ खाना खिलाती है, खाना देती है, राजी खाना खाता है और फिर राजी चला जाता है। तभी इधर जो चंदा रहती है तो उसका मामा चंदा को बोलता है कि चल तेरी शादी एक बेवड़े के साथ, वो मतलब उसकी शादी करवाता है क्योंकि वो खुद पीने खाने वाला रहता है। तो किसी पीने खाने वाले ने, ऐसे आधी उम्र के इंसान ने उसको पैसा दे दिया पीने के लिए, तो वो उसकी चंदा की शादी उसके साथ करवा रहा होता है। मंडप बनाता है और 2-4 गुंडे आसपास खड़ी कर देता है बड़े बड़े लट्ठे लेके, और वही चंदा की शादी उसके साथ करवाने लगता है अधेड़ उम्र के साथ। 50 साल का रहता है ऐसा ही कोई शराबी उसके साथ। तो चंदा जोर जोर से रोती है, नहीं मामा तुम मुझे मार दो, जान से मार दो, मेरी शादी इसके साथ मत करो, मैं मर जाना चाहती हूँ लेकिन इसके साथ मेरी शादी मत करो, मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तभी राजी अपना ट्रक लिए हुए आता है और अपने ट्रक से वो जो शादी का मंडप बनाया रहता था तो उसमें उसका गिरा देता है और कूद के ट्रक से स्टाइल से उतरता है और सारे गुंडों को मार मार के भगा देता है। राजी के मामा को भी मारता है और राजी को उठा कर ले जाता है, बोलता चल मेरे साथ। राजी उसके साथ जाती है। फिर वो बोलता है कि राजी अब तू बता, मतलब राजी बोलता है कि चंदा तू बता, तेरा कोई रिश्तेदार या कोई है जिसके घर पे मैं तुझे रख दूँ? तो चंदा बोलती है मेरा कोई नहीं है, मेरी गरीबी, मेरी ये, ऐसे ही डायलॉग मारती है कि मेरे दुख के सिवा मेरे साथ मेरा कोई नहीं है। तो राजी बोलता है चल चल अब ज़्यादा डायलॉग मत कर, चल मेरा दोस्त का घर है, मैं वहाँ पर तुझे ले जाके रखता हूँ। दोस्त घर पे नहीं रहता, वो ताला बंद रहता है। राजी जाता है, ताला तोड़ के अपने दोस्त के घर में चंदा को रख देता है। कुछ ही घंटों बाद चंदा के वहाँ पर रहती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जिस घर में चंदा रहती, राजी का दोस्त और उसकी पत्नी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ताला खुला रहता है। तो बोलते हैं अरे भगवान रे, मेरे घर में किसने ताला तोड़ दिया, चोरी कर लिया। जब लोग अंदर जाते हैं तो राजी वो चंदा वहाँ पे कुछ गुनगुना रही होती है। तो
राजी का दोस्त देखता है कि एक लड़की रहती है, तो उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, चिल्लाने लगती, तुम इस लड़की को लेके आए, ये अच्छा तो यही गुल खिला रहे थे, तुम इसे यहाँ छुपाए हो। वो उसके दोस्त के ऊपर शक करने लगती, दोस्त की पत्नी बोलती है कि तुम लेके आए। तभी राजी बोलती है कि नहीं भाभी जी, मैं राजी हूँ, वो मैं चंदा हूँ, मुझे यहाँ राजी छोड़ के गया है। तो भी वो दोस्त की पत्नी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट यहाँ छोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि उसके दोस्त की पत्नी शायद राजी को पसंद नहीं करती, इसीलिए चंदा को घर से निकाल देती है। इतने में राजी आता है और अपने दोस्त और उसकी पत्नी से बोलता है कि मैं यहाँ चंदा को छोड़ के तेरे घर पे गया था, तो कहाँ है। तो उसका दोस्त बोलता है कि देख भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं मेरी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दे। तो राजी बोलता है बहुत अच्छा, तूने अच्छा दोस्ती निभाया है, एक बेसहारा लड़की को मैं तेरे घर पे छोड़ के गया था, तूने निकाल दिया। और वो ढूंढते ढूंढते जाता है, चंदा चंदा आवाज़ करते हुए। क्या देखता है कि चंदा एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जाती है और वो गिर के खुदकुशी करने वाली रहती। तभी चंदा बोलता है कि उसको मतलब राजी उसको पकड़ के खींच के लाता है, ये चंदा क्या कर रही है, तू मरने जा रही है, क्यों मरेगी, क्यों मरेगी क्यों। तो वो बोलता है कि चंदा बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है, तू अपने दोस्त के यहाँ मामा के घर से, मेरे मामा के यहाँ से छुड़ा के लाया था, दोस्त के यहाँ छोड़ दिया, दोस्त ने निकाल दिया, अब तू किसी और के घर में रख देगा तो वो भी मुझे निकाल देगा, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए तू मुझे मर ही जाने दे, मैं मर जाना ही चाहती हूँ। तो राजी बोलता है मैं किसी के घर पे नहीं छोड़ूंगा, चल तुझे मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। और राजी उसे अपने साथ लेके जाता है चंदा को। और घर में जाता है तो क्या देखता है कि माँ पूजा कर रही होती है, तो वो उसे गेट पे खड़ा कर देता है और खुद जाता है कि माँ के बाजू में पूजा करने बैठ जाता है, रामायण पढ़ने लगता है। फिर रामायण तो पढ़ता है, लेकिन बार बार उसकी नज़र गेट की तरफ रहती है। तो माँ बोलती है कि ये क्या कर रहा है, तो इधर रामायण पढ़ रहा है और गेट की तरफ देख रहा है, तो क्या तो गेट की तरफ सीता खड़ी है। मतलब वो बोलता है कि भगवान राम एक नज़र में सीता जी को देखता, अपने मनमानी पढ़ने लगता है और सीता जी को एक नज़र देखते ही सीता जी को पसंद कर लेते हैं। तो माँ बोलती क्या तेरी सीता उधर खड़ी है, तो बोलता हाँ माँ, सीता नहीं चंदा। तो उसकी माँ बोलती क्या बोला, क्या बोला। तो फिर माँ को बताता है कि माँ मेरे साथ चंदा एक बहुत ही गरीब लड़की है, उसके मामा ऐसा ऐसा उसके साथ कर रहे थे, एक बूढ़े के साथ शादी कर रहे थे, तो मैं उसे बचा कर लाया हूँ और वहाँ खड़ी है। तो माँ बोलती है बाहर गेट पे क्यों खड़ा करा, मेहमान को ऐसा कोई खड़ा करता है, मेहमान पूजा के टाइम में आई है, मेहमान तो भगवान होते हैं, वो तो लक्ष्मी का रूप लेके आ। और राजी मतलब चंदा को घर पे लेके आता है, घर के अंदर माँ उसको घर पे रख लेती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसका जो चंदा का मामा है गुंडे लेकर आता है और वापस से उसके घर में हमला करता है, बोलता है कि वापस कर, तू मेरी चंदा को लाके यहाँ क्यों रखा है, क्यों रखा है। मारा मारी करने लगते हैं और फिर राजी सबको मारता है, मार मार के भगा देता है। फिर राजी की माँ बोलती है कि बेटा ये जवान लड़की है और हम इसे कब तक अपने घर में छुपा के रखेंगे, आखिर हम इसे रखे तो छुपा के ही है ना। और फिर कल को दुनिया पूछेगी कि इस लड़की के साथ तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता, तो हम क्या जवाब देते हैं। तो राजी बोलता है ठीक ही बोल रही है माँ, इसे घर से निकाल देते हैं। तभी राजी की माँ बोलती है कि ये निकाल देते हैं, हाँ ठीक है निकाल देते हैं। फिर राजी बोलता है कि माँ अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, कहीं इसकी शादी ना करवा देती। तो राजी की माँ बोलती है कि बोलना, मैं तो यही सुनना चाहती हूँ, तो इसके साथ शादी करना चाहता है। और वो फिर राजी की माँ तैयार हो जाती है, शादी कर देती है अपने बेटे के उस लड़की के साथ, चंदा के साथ। और फिर अपने बेटे से कहती है कि बेटा अब तू रुक, मैं मुझे खबर आई है, मैंने आज एक बहुत बुरा सपना भी देखा है कि तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। माँ बेटा मैं देख के आती हूँ, अब तू घर में रहना। तो राजे की माँ जो राजी रहती है, राजेश नाम रहता है, लेकिन अपने बच्चे को प्यार से राजी बोलती है। राजी की माँ जाती पिताजी को देखने, तो राजी बहुत सारी कस्में रखा देता है, बोलता है माँ तू नहीं जाएगी वहाँ, तेरा अपमान हुआ है, तुझे उस घर से निकाला गया है, तू नहीं जाएगी, तू मेरी माँ है, तुझे मेरी कसम, ऐसा बोल के और अपनी माँ को नहीं जाने देता है। फिर राजी खुद ट्रक उठाता है और वहाँ लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद उस बहू पूछती है चंदा की माँ जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो, ये सब क्या मामला है, राजे के पिताजी जो हैं तो आपसे दूर क्यों हैं और आप यहाँ ऐसे क्यों हैं। तो बताती हैं कि राजे के जो पिताजी हैं उनका रिश्ता कहीं और होने वाला था, लेकिन ने मेरे साथ शादी कर ली थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया था, मुझे उस घर की बहू तो बना लिया था, लेकिन वो उसके बाद फिर मेरे पिता एक क्रांतिकारी थे और मेरे ससुर जी अफसर थे। तो मेरे पिता के क्रांतिकारी जो दो और कुछ थे, तो उसी क्रांतिकारी में मेरे ससुर जी की मौत हो गई थी।
क्योंकि मेरे पिताजी एक मतलब ससुर जो हैं ये घूसखोर अफसर थे, और मेरे पिताजी सच्चाई और देशभक्ति की क्रांतिकारी थे। तो उसी झगड़े में उनकी मौत हो गई थी। उसी वजह से मेरी ये जो सास है ना, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बोला मेरे पति का जो खूनी है उसकी बेटी मेरे घर पे नहीं रहेगी और मुझसे नफरत करती हैं। तो इतना बोलने के बाद है वो चुप हो गई और रोने लगती हैं। इधर राजी जाता है तो बाहर ट्रक खड़ा करके और जैसे ही घर में जाने लगता है तो जो बाहर कर्मचारी रहते हैं, नौकर चाकर लोग रहते हैं, तो पकड़ते हैं, बोलते हैं साहब कौन हो कौन हो। तो वो बोलता है मैं राजी हूँ। तब वो सबको तो पता रहता है कि रानी माँ के पोते का नाम राजी है। तो सब लोग रानी माँ को अंदर जाने, उनको जाने के लिए मना करते, बोलते कि रानी माँ अभी घर पे ही हैं, आप जाओगे तो आप पिताजी से नहीं मिल पाओगे, मुकेश साहब से। ऐसा करते कि मैं मुकेश साहब को ही बाहर लेके आता हूँ। तो एक कर्मचारी जाता है और मुकेश साहब से बताता है कि साहब आपका बेटा मिलने आया है। तभी वो दौड़ते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा तू आ गया, बेटा तू आ गया बेटा। तो राजी बोलता है हाँ मैं आया हूँ, लेकिन मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलो मेरे साथ माँ से मिलने। तभी राजे के पिताजी बोलते हैं मुकेश साहब कि बेटा आज नहीं, कल माँ दिल्ली जाने वाली है, तो कल मैं आप तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, तुम मुझे कल लेने आ जाओ। और इस तरह से राजी चला जाता है और मुकेश के पिताजी फिर अपनी मतलब आंसू पोंछते हुए घर के अंदर जाते हैं। दूसरे दिन राजी आता है और अपने पिताजी को जैसे ही ट्रक में बैठाता है, लेके चल देता है। तो उसकी जो राजे की दादी है रानी माँ, तो रानी माँ पहले से चाबी निकाल लेती है ट्रक की, और जैसे ही वो ट्रक की चाबी ढूंढता है तो बोलता है, उस रानी माँ बोलती है कि चाबी चाहिए बेटा, ये ले चाबी। तू मेरा पोता है तो मैं तेरी दादी हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तू लेके जाना चाहता है तो तू क्यों नहीं रुक जाता इधर, चल तू रुक जा और आ, मैं तुझे तेरा दिखाती हूँ कि मैंने तेरे लिए क्या क्या करके रखा है। तो राजी उतर के जाता है और बोलता है हाँ चलो मैं देख ही लेता हूँ कि दादी माँ तुम मेरे लिए क्या क्या करी हो। घर के अंदर जाता है, देखता है वो खिलौने, ये कपड़े, ये जूते, राजी का कमरा, ये सारी चीज़ें दादी माँ ने उसके लिए रखी थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है और इसके बाद बोलता है कि तो ये बात है, तो मैं पिताजी को लेके जा रहा हूँ। तो रानी माँ बोलती है कि नहीं राजी, तू यहाँ रह, ये घर तेरा, ये दौलत, ये सब कुछ तेरा है, लेकिन तू अपनी माँ का नाम मत ले। तेरी माँ मेरे पति के मतलब पति को तेरी माँ के पिता ने मेरे पति के कातिल हैं, मैं उनको उसे अपने घर में नहीं लाना चाहती, उसका शकल भी नहीं देखना चाहती। तो राजी बोलता है कि जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं, मैं इस घर में उसी दिन आऊँगा दादी माँ जिस दिन तुम मेरी माँ के पैरों में गिर कर मेरी माँ से माफ़ी मांगोगी। तुमने इतने लंदन से जूते मंगा कर रखे, विदेश से जूते मंगा कर रखे, और मैं गरीब का बच्चा नंगे पैर बचपन में घूमता रहा, और तुम ये सारे कपड़ों की अलमारी भरी हो और मैं एक फटे कपड़ों में घूमता रहा। तो मुझे क्या इन कपड़ों से लेना देना, क्या मेरा बचपन तो बीत गया। इस तरह से बोलता हुआ राजी वापस चला जाता है। घर जाता है तो क्या देखता है कि माँ पूछती है कि बेटा लेके आए पिताजी को। तो वो बोलता है कि नहीं माँ, अब तुम कभी नाम भी नहीं लोगे। तो बोलता दादी ने तुझे प्यार नहीं किया। तो माँ पूछती है कि तेरी दादी ने तुझे प्यार नहीं किया। तो माँ और राजी बोलता है कि दादी ने तो बहुत प्यार किया, लेकिन दादी जो अकड़ है आज भी है, तेरी वहाँ जहाँ इज्जत नहीं है, इस ऐसे प्यार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत। माँ तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, तुझे मेरी कसम, जब तक दादी तुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तू वहाँ नहीं जाएगी। इस तरह से बात होती ही रहती है कि फिर दूसरे दिन राजी बाहर जाने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ से एक कोई गुंडा राजी को पकड़ कर ले जाता है और फंसा देता है एक लड़की के चक्कर में किसी तरह से, और राजी को 2 साल की सज़ा हो जाती है, जेल चला जाता है, उसे किसी कांड में फंसा दिया जाता है। तभी खबर आती है कि राजी तो जेल में चला गया। माँ और चंदा दोनों रोते हुए जाती है और बोलती बेटा ये क्या हुआ। राजी उन दोनों को समझाते हुए वापस भेज देता है। तभी चंदा एक खुशखबरी देती है, तो बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो अपने बेटे को भी बोलती है कि रुक जा मैं बताती हूँ। फिर सास बहू दोनों मिलके राजी को ये खबर देते हैं कि तू बाप बनने वाला है। वो बहुत खुश होता है और माँ और बहू चंदा दोनों घर पे वापस आ जाती हैं और आते हुए कहती है कि मैं दादी से बोलूँ, दादी राजी को छुड़वा लेगी। तभी चंदा बोलती है नहीं माँ जी, राजी कभी इस बात पर तैयार नहीं होंगे। अगर आप दादी के मदद लेके राजी को छुड़वाएंगे तो पता नहीं राजी क्या कर बैठेंगे, और उन्होंने मुझे से कसम भी दिया है कि माँ को वहाँ मत जाने देना। तो माँ बोलती है जानकी
कि बेटी फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे जाना है मुझे। और ये राजे के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इधर राजी जेल में है, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं दूर से एक बार उनसे मिल के उनको देख के आना चाहती हूँ। तभी चंदा एक आइडिया बताती है कि माँ जी आपको कसम दी गई है तो आप वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, पिताजी की सेवा करूँगी, और मैं वहाँ एक नौकरानी बन के जाती हूँ और वहाँ काम मांगने के लिए जाऊँगी और वहीं से मैं सेवा करूँगी। ये बात राजी के पिता मतलब माँ को भी पसंद आती, सास को भी। बोलती ठीक है, अगर तुम यही करना चाहती हो तो जाओ और पिताजी की वहाँ सेवा करना। तो इस तरह से चंदा अपने दादी सास के घर पे पहुँचती है, देखती है बाहर के नौकर चाकर रहते हैं, तो वहाँ बोलती है कि मैं काम मांगने आई हूँ, मुझे काम चाहिए। तो जो कर्मचारी लोग रहते हैं तो बुला के दादी से मतलब रानी माँ से बोलते हैं कि इसे काम चाहिए बेचारी को। रानी माँ बोलती है कि काम रख दो, काम के सारे तरीके बता दो, काम वाली की ज़रूरत ही है। तभी चंदा अंदर जाती है और वहाँ पर काम देखती है कि पिताजी रहते हैं, सोए रहते हैं। तो वो घर के सारे काम करती है और पिताजी के पास जाती है तो पैर छूने लगती है। और तभी मुकेश बोलते हैं कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ मुझे इतना हमदर्दी और प्यार क्यों दे रही हो। मेरे इस महल में हमदर्दी और प्यार की कोई कीमत नहीं है, यहाँ हमदर्दी और प्यार मत देना, यहाँ पर प्यार करने वालों को निकाल दिया जाता है। तब चंदा बोलती है कि कोई बात नहीं, पिताजी निकाल देंगे तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूँगी। इतना बोलती है तभी रानी माँ की आवाज़ आती है और वहाँ पे चंदा अपना असली नाम नहीं बताती, बिमला नाम बताती है। तो रानी माँ इतने में बुलाती है बिमला। चंदा जाती है और रानी माँ कुछ दूसरा काम उन्हें बता देती हैं कि तू ये काम कर। कुछ दिन ही चंदा वहाँ रहती है, लेकिन एक दिन वो क्या करती है कि एक लेटर बना के और ऐसे लिफाफे में चिपका रही होती है। तभी रानी माँ आ जाती हैं और कहती है कि यहाँ क्या कर रही है बैठी, क्यों, यहाँ टाइम पास करने का टाइम है, काम करने आई है ना। तो पहले काम, उसके बाद अपना पर्सनल काम, यहाँ पर्सनल काम के लिए अलग टाइम होता है। और इतना बोलकर वो चंदा को बाहर भेज देती हैं और वो देखती है चिट्ठी, वहाँ जो लेटर पड़ा रहता है तो लेटर को उठाती है तो लेटर पढ़ लेती है। तो उसमें चंदा नाम लिखी रहती है और अपने सास के नाम का और राजी का नाम लिखा रहता है। तो सारी बातें दादी समझ जाती हैं। फिर कुछ ही देर में दादी जोर से आवाज़ देते हुए बोलती है कि इधर आओ बिमला शिमला, क्या नाम है, क्या नाम बताया था तुमने, बिमला बताया था, शिमला बताया था, क्या बताया था। इस तरह से दादी को सब पता होता तो पूछती है हाँ और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और तुम क्या बताए थे तुम्हारा पति कोई सैनिक है, क्या है, कोई दुकान है क्या। तो बोलती नहीं हाँ सैनिक है, हाँ नहीं, हाँ नहीं। वो घबराई हुई हाँ नहीं, हाँ नहीं बोलती है। फिर बोलती है कि तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, कौन सा महीना चल रहा है। दादी को सब पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट भी है। तो चंदा बोलती है 7वां महीना। तो दादी बोलती है कि इसमें इसमें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखोगी, अब तुम काम नहीं करोगी, पहले अपना बाद में काम। तो इस तरह से चंदा दूसरे कमरे में जाती है और सोचती है कि लगता है कि माँ जी को दादी माँ को सारी बातें पता चल गई है, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जैसे ही चुपके से वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है तो बाहर पहरेदार लोग जो रहते हैं तो वो वो जाने नहीं देते, रोक लेते हैं और बोलते हैं कि रानी माँ का सख्त आर्डर है कि आपको बाहर ना जाने दिया जाए। फिर इतने में एक बोलता है कि आपको रानी माँ बुला रही हैं। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो क्या देखती, सारे नौकर चाकर चंदा के ऊपर फूल छिड़कते हुए स्वागत करते हैं। और चंदा जैसे जैसे जाती है तो रानी माँ बोलती है कि आओ चंदा, आओ बेटी, आओ बहू। और वो जाके रानी माँ के पैरों में गिर जाती, बोलती है माँ, दादी माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला कि मैं माँ को वचन दे के आई थी, मैं पिताजी की सेवा करने के लिए आई थी, आप मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से होती है, बातें होती है दोनों के बीच में। फिर वो बोलती है कि बेटी तू तो इस घर की बहू है, तू मेरी बेटी है और ऊपर से मेरे ख़ानदान का जो वंशज है तेरे पेट में है, तू आई भी तो एक नौकरानी बन के मेरे पास आई। तो चंदा बोलती है कि माँ जी जो है सारी बातें आप भूल जाइए, एक बार मेरी मम्मी को मतलब मेरी सास को भी यहाँ बुला लीजिए। तभी रानी माँ बोलती है कि तुम जानकी का नाम तो यहाँ मत लेना, और तुम एक बात सोच लो, तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है कि तुम मेरी हो या कि जानकी की हो, अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो सिर्फ मेरी हो।
तो इस तरह से वो सोच में पड़ जाती है कि मैं यहाँ रहूँ कि माँ के पास जाऊँ। फिर वो ससुर की तरफ देखती है, वो आ जाती है। तो ससुर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है मुकेश की। तो वो फिर आके डिसाइड करती है कि रानी दादी माँ मैं आपकी ही हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसे सेवा करना था, उसे बातें याद आती है कि मुझे मेरी सास ने ससुर की सेवा के लिए भेजा है, तो मैं यहाँ से भी अपना फ़र्ज निभाए बिना निभाए हुए कैसे वापस जा सकती हूँ। फिर उसे वहाँ एक रानी की तरह रखा जाता है। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, चंदा को सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं। एक बेटा पैदा होता है, उस बेटे को भी राजकुमार के जैसा रखा जाता है। इस तरह से चंदा को वहाँ सारे सुख और सारे आराम मिलते हैं। एक रानी जैसे वहाँ रखा जाता है। कुछ ही दिनों के बाद बेटे जब पैदा हो जाता है तो बेटे को भी उसी तरह से एक राजकुमार के जैसा पाला जाता है। फिर एक दिन रानी माँ ये दो कर्मचारियों को बुला कर कहती है कि तुम लोग ऐसा करो। नहीं, इसके पहले एक छोटी सी सीन आती है जिसमें एक दिन चंदा की जो सास रहती है वो मिलने आती है चंदा से। तो और एक कपड़ा लेकर आती है और बोलती है कि ये कपड़ा हमारे पोते के लिए, मतलब हमारे बेटे के लिए है, दे देना, हमारे बाबू के लिए है, हमारे राजी के बेटे के लिए है। और इस ये बात चीज़ें जो ऊपर से महल में खड़े होकर रानी माँ देख लेती है दादी। और जैसे ही चंदा वो कपड़े पहना कर लाती है तो बोलती है कि चंदा, तुम जानकी से क्यों मिलने गई थी और ये उसके कपड़े क्यों पहनाई हो, तुम ये कपड़े निकाल दो। तो चंदा बोलती नहीं माँ, नहीं दादी माँ, नहीं दादी माँ, मैं माँ का दिया हुआ कपड़ा नहीं निकाल सकती, मैं नहीं फाड़ सकती ये कपड़ा। तो दादी माँ खुद ही उस बच्चे के शरीर से उस कपड़े को फाड़ कर फेंक देती है। चंदा रोते हुए ससुर के पास जाती है और बोलती पापा जी, माँ आई थी, माँ जी आई थी और माँ जी भी यहाँ पर कपड़े लेकर आई थी और माँ जी ने उस कपड़े को निकाल कर फेंक दिया, फाड़ दिया। इस तरह से क्या करता है, इस तरह से बातें सुनकर वो मुकेश से दौड़ता हुआ बाहर जाता है कि जानकी, जानकी आई थी यहाँ, जानकी रुक जाओ, जानकी रुक जाओ, जानकी मुझसे बिना मिले मत जाओ, रुक जाओ जानकी। इतना कहते हुए दौड़ते हुए जाता है। जैसे ही गेट के बाहर निकलता है पैर कहीं फंसता है और धड़ाम से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। कई सारे डॉक्टर आते हैं और दवाइयाँ स्टार्ट होती है। वो बेड पे पड़ा होता है, उसकी मुकेश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो और बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा होता है। इसी दौरान एक दिन दादी को पता चलता है कि बेटा वो राजी जेल में है। तो 2-3 कर्मचारियों को बुलाकर बोलती है कि तुम लोग ऐसा करो कि लो ये जितना पैसा ले लो, और वही कोई बड़ा गुंडा ही था जिसे बुलाए, और तुम एक मेरा काम करो, जो राजी है उसे उसकी लाश लाकर मुझे दो। तो वो बोलता है कि राजी आप अपने पोते को मारना चाहते हो। तो बोला हाँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा है मेरा पोता, मेरा राजी, उसे आप लोग मार दो और उसकी लाश लाके मुझे दो। तो एक उसमें से बोलता है कि अरे रानी माँ, मैंने तो उसे जेल भिजवा दिया, आप बोलो तो मैं उसे जेल में ही मरवा देता हूँ। तो वो रानी माँ बोलती है कि अच्छा, तो आपने उसे जेल भिजवाया है, तो आप उसे किस जुर्म में जेल भिजवाए हो। तो वो कहता है कि अरे उसके तो मेरे बहुत सारे जुर्म थे, वो वहाँ की एक लड़की के साथ शादी कर लिया था और उसका मामा उस लड़की, उसे सारी बातें पता नहीं होती कि ये उस लड़की, वो लड़की यहाँ आई है। तो कहता है कि फिर वो उसकी शादी हमारे साथ होने वाली थी तो वो उस लड़की के साथ शादी कर लेता है राजी। इसीलिए मैं उसे एक दिन एक किसी गरीब लड़की को पैसा देकर उसकी इज्जत लूटने के इल्ज़ाम में उसे फंसा देता हूँ और वो लड़की गवाही दे देती है। इसी वजह से उसे 2 साल की सज़ा होती है, 2 साल की उस कैद में। रानी माँ बोलती है सच बोलते जाओ, जितना भी है लो और पैसे ले लो और बताओ क्या क्या बात है, कैसे कैसे तुमने किया, तुम तो बड़े चालाक हो, तुम तो मेरे से भी चालाक निकले। उसकी तारीफ पे तारीफ करती जाती है और वो जो सच्चाई रहता है उगलता जाता है। तभी पुलिस आती है ऐसे करते हुए और बोलती है कि अच्छा, तो ये बात है, असली मुलजिम तुम हूँ। और उस अफसर, मतलब वो कर्मचारी को पकड़ कर ले जाती है पुलिस और उसे बंद करती है। और रानी माँ बोलती है कि अब आप लोगों को पता चल गया ना कि मेरा पोता निर्दोष है, मेरा राजी, तो आप लोग उसे छोड़ दो। तो राजी छूट जाता है। इस तरह चालाकी से जब रानी को पता चलता है रानी माँ को, तो रानी माँ राजी को छुड़ा देती है। और राजी जब वहाँ घर जाता है तो क्या देखता है कि उसकी माँ अचानक से देखती है तो बोलता है राजी तू आ गया, तू छूट गया, राजी तू छूट गया, हाँ, और देख तेरी ये चंदा जो है ना माँ भी बन गई। तो वो सोचता है कि चंदा दूसरे कमरे में अंदर है, ऐसे कमरे में होगी। तो वो चंदा
चंदा को बोलता है, अरे चंदा बाहर निकलना, ला मुझे मेरे बेटे को दिखा, मैं वापस आ गया हूँ, मेरे बेटे को दिखा। इस तरह से बार बार राजी अपनी पत्नी चंदा को बुलाता है, लेकिन चंदा जब वहाँ होगी तब तो निकलेगी। तभी जानकी उसकी माँ बोलती है कि बेटा एक बात है, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए चंदा को मैं तेरे पिताजी के पास भेजी हूँ उनकी सेवा करने के लिए। इस तरह बात सुनते ही राजी बहुत क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो राजी वहाँ महलों में रहने चली गई, मतलब चंदा वहाँ महलों में रहने चली गई तुझे छोड़ के माँ। तो माँ बोलती है बेटा उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे भेजा है। और वो राजी जो है गुस्से में अपनी दादी माँ के घर चल जाता है और वहाँ जाता है तो एक किसी कर्मचारी से चंदा को बुलवाता है। वो कर्मचारी वहाँ का काम करने वाला नौकर आके बोलता है कि आपको कोई राजी बुला रहे हैं, रानी इसको चंदा को बहू रानी आपको राजी बुला रहे हैं। तो चंदा दौड़ते हुए जाती है और बोलती है राजी 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 तू आ गया राजी। तो राजी बोलता हाँ मैं आ गया, लेकिन तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है, महंगे कपड़े महंगे जेवर, क्या बात है तेरे तो ठाठ ही बदल गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी चंदा इस तरह से महलों में रहने के लिए मुझसे शादी की है। तू वो मेरी चंदा नहीं है, तू बिल्कुल नहीं है, तू बदल गई, तू महलों में रहने के लिए मुझसे शादी की थी तो तुझे दौलत चाहिए और तूने मेरे बेटे को भी महलों में ही जन्म दिया। क्या मेरी माँ मेरा जानकी महल जिस घर में मैं तुझे लाया था वो तेरे लिए कम था? तू गरीबी में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए ना तू मेरी माँ को छोड़कर इधर आ गई थी। तो वो रोने लगती, बोलती है कि नहीं राजी ये बात नहीं है, मैं माँ जी को ये तुम कसम दिए थे इसलिए मैं कसम को ना, तुम माँ जी की कसम ना टूटी इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। इस तरह से बहुत कोशिश करती है राजी को मनाने की, लेकिन राजी उस पर भरोसा नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी इधर पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब होती है और माँ भी आ जाती है। राजी जाने लगता तो बोलती है कि रुक राजी चल पिताजी को देख, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब होती, लेकिन राजी झटक के चला जाता है ट्रक में, अपना ट्रक लेता है और चला जाता है। इस तरह से जानकी भी आ जाती है और वहीं पर घर में जाती है और देखती है कि बहुत ज़्यादा मुकेश की तबीयत ख़राब है, बिल्कुल डॉक्टर बहुत आ जाते हैं, एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बोलते हैं कि इनके जो हार्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसकी दवा यहाँ नहीं है, वो दवा लंदन से मंगवानी पड़ेगी। तो राजी की दादी बोलती है कि दवा मैं सिर्फ 4 घंटे में मंगवा सकती हूँ। इस तरह से वो वहाँ से बाहर से दवा मंगवा रही होती है, दवाई 4 घंटे के बाद आती भी है। इधर सब बड़े दुख के साथ रहते, मतलब बड़ा दुख छाया रहता है। दादी रो रही होती है वो भगवान की, और जानकी जो है भगवान की पूजा कर रही होती है। चंदा पापा अपने ससुर के पैरों के पास बैठी रो रही होती है। तो और राजी ट्रक लेके चला जाता है और वो रास्ते में क्या देखता है कि एक कार एक्सीडेंट होता है और वहीं पे वो अपना ट्रक रोकता है और जाके देखता है तो वो कार के अंदर जो एक व्यक्ति रहता है तो वो बोलता है कि राजी साहब मुकेश साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, ये दवाइयाँ आप ले जाके मुकेश साहब को दे दो, रानी माँ के बेटे को, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी, ले लो। तो वो राजी जो है दवाई ले लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि दवाई मेरे पिताजी के लिए ही है। और वो जैसे ही दवा लेके घर के अंदर आता है तो बोलता है कि ये रही दवा ले लो। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तू दवाई लेके आया, आ गया बेटा दवाई लेके आया, दे दवा। तो राजी दवाई देने से इनकार कर देता है, बोलता है मैं दवा नहीं दूंगा, मैं दवा नहीं दूंगा दादी माँ। तो राजी की माँ बोलती है कि क्यों बे, दे जल्दी दवा। तो राजी दवा देता ही नहीं है, इधर उधर पेपर करने लगता है, बोलता है मुझे इसके पीछे सौदा चाहिए माँ। माँ तू मुझे छोड़ के यहाँ चली आई और चंदा को भी लेके तुम यहाँ चली आई, मुझे इसके पीछे एक सौदा चाहिए, तुम यहाँ क्यों आई? तो वो अपनी माँ बेटे को जो राजी की माँ होती है 2-3 थप्पड़ मारती है, बोलती तुझे अपने पिताजी का ख्याल नहीं है, तू कैसा बेटा है, तू अपने पिताजी की बीमारी का सौदा करेगा, तुझे जो दौलत चाहिए अपने पिताजी की दवा के बदले, तू कैसा बेटा है? बेटे तो अपने पिताजी के लिए जान देते हैं और तू अपने पिताजी की इस दवाई के बदले तुझे दौलत चाहिए। तो बोलता है माँ मुझे दौलत नहीं चाहिए, दौलत चाहिए होता तो मैं पहले ही ये दौलत ले लेती। तू रो रही है, चंदा रो रही है, लेकिन दादी माँ को देख अभी भी अकड़ के खड़ी हुई है। दादी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि जब तू अपनी पत्नी और अपनी माँ की बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या बात मानेगा तू? तो मुझसे वैसे भी नफरत करता है, हाँ लेकिन अगर तू चाहता है तुम, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, तू मेरे दवाई दे दे मेरे बेटे की, मेरे बेटे की जान चली जाएगी। तो
राजी बोलता है कि जो जैसे करता है उसको वैसे ही तड़पना पड़ता है। बात देख ले दादी माँ, तू अपने बेटे के लिए तड़प रही है, तो कोई बेटा भी अपने पिता के लिए भी ऐसा ही तड़पा होगा, वैसे अपने पति के लिए तड़पी होगी। वहाँ पे ये बातें करता है और वो दवाई नहीं देता। तभी उसकी माँ बोलती है कि ले ये मंगलसूत्र तोड़ दे, तू अपने हाथों से तोड़ दे और मुझे विधवा कर दे। बहुत ऐसा करती है और अपने बेटे को बहुत सारे थप्पड़े मारती है। इसके बाद दादी बोलती है कि तू चाहता क्या है राजी? तो राजी बोलता है कि तू मेरे माँ के पैरों में गिर के माफ़ी मांगो और तभी मैं ये दवाई दूंगी। दादी बोलती है कि मैं आंचल फैलाती हूँ और हाँ, मैं जानकी के पैरों में गिर के माफ़ी मांगती हूँ, दवाई तू दे दे। जैसे ही वो झुकने लगती है अपने बहू के पैरों में माफ़ी मांगने, तो जानकी उठा लेती है, बोलती है माँ जी नहीं, ये क्या कर रही हो माँ जी, आप क्या कर रही हो? और इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है। तो सब घबरा जाते हैं, बोलते क्या हुआ? दे दवाई लेके जाइए, आप दवा दीजिए, अंदर दवा दीजिए, हाँ लीजिए दवा। तो डॉक्टर बोलते हैं दवा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ? इतने में डॉक्टर बोलते हैं कि अब उसकी हालत ठीक है, क्योंकि दवा तो पहले ही मिल चुकी है। राजी बोलता है कि खोल के दिखाता है कि इसमें दवा नहीं है। तो डॉक्टर बताते हैं कि राजी साहब जब घर के अंदर आए थे तभी उन्होंने ये दवा दे चुपके से अंदर भिजवा दिया था और अब ये राजीव साहब खतरे से बाहर हैं, अब वो ठीक है। इतने में सब एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। दौड़ दौड़ के मुकेश के पास जाते हैं, अपने बेटे के पास, और सब बोलते हैं कि देख मुकेश, वो दादी माँ बोलती है मुकेश देखो, मैं मेरी बहू आई है, जानकी आई है, मेरी बहू की बहू चंदा है, अब मेरी बहू कभी नहीं जाएगी। दादी माँ का भी जो घमंड है वो टूट जाता है। बोलती है कि बेटा अब मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हारी पत्नी को अब कभी यहाँ से नहीं जाने दूँगी। और फिर अपने एक नौकर को बुलाते हुए कहती है कि इधर आओ, साहब कहाँ है? तो वो बोलता है कि जी माँ, जी साहब, जी रानी माँ। तो बोलता है, रानी माँ बोलती है आज से मैं साहब नहीं हूँ, आज से इस घर का मालिक, इस घर का साहब मेरे बेटे का बेटा राजेश है। और फिर राजेश चंदा को बोलता है, ए चंदा चल मेरे साथ ट्रक में घूमने जाएगी? तो चंदा बोलती है हाँ क्यों नहीं, चलना। और दोनों जाते हैं, गाना गाते हैं, इंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली एक हो जाती है, खुशियाँ छा जाती है। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।